हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 5 फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है, आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे आपको इसका लिंक विजुअल हो जाएगा और इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। इसे हम जल्दी ही अपलोड कर देंगे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। पहला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग स्पेस एजेंसी हैज अनवील्ड द डिजाइन ऑफ अ न्यू मार्स ड्रोन जिसका नाम है मार्स चॉपर फॉर एडवांस एक्सप्लोरेशन ऑफ अ मार्स प्लैनेट। तो मार्स प्लैनेट को एक्सप्लोर करने के लिए इनमें से कौन सी स्पेस एजेंसी है जिन्होंने एक ड्रोन जो है डिजाइन किया है मार्स चॉपर नाम से? तो इट इज नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा इसको अनवील किया गया था। एंड मार्स चॉपर की बात करें तो ये सक्सेसर है इनग्यूनिटी हेलीकॉप्टर का, जिसको आपका बेसिकली जब लॉन्च किया गया था तो इसे आपका 5 एक्सपेरिमेंटल टेस्ट फ्लाइट्स के लिए लॉन्च किया गया था फॉर द पीरियड ऑफ ओवर योर 30 डेज, बट ये आपका 3 साल तक चला था। ठीक है, ये क्लियर हुआ। नाउ अब मार्स चॉपर की बात करें तो ये आपका प्रोड्यूस किसने किया है? आपकी यूएसए बेस्ड कंपनी है, लेबोरेटरी है, जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी अलॉन्ग विद द एम्स रिसर्च सेंटर, इन दोनों ने मिलकर इसको बनाया है। एंड ये जो है कैरी कर सकता है मैक्सिमम 5 kg का वेट। ओके, and enable one to perform more complex task and can fly longer distance which is up to 3 kilometers। ठीक है, ये ट्रैवल कर सकता है इतना। नाउ नासा की अगर बात करें तो एडमिनिस्ट्रेटर इसके कौन है? बिल नेल्सन। हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका वॉशिंगटन डीसी में और 1958 में इसे स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज रिसेंटली इन जैन लॉन्च द 2 फास्ट पेट्रोल वेसल दैट इज FPVs जिनका नाम है अमूल्य एंड अक्षय फॉर द इंडियन कोस्ट गार्ड। तो इनमें से कौन सी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सी आपकी कंपनी है जिसने रिसेंटली 2 फास्ट पेट्रोल वेसल जो है लॉन्च किए हैं अमूल्य और अक्षय नाम से? किसके लिए? इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए। तो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर बी, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा इनको लॉन्च किया गया है और इसे डिजाइन और डेवलप भी गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने ही किया है। ओके, नाउ अब यहाँ पे अगर हम बात करें, थोड़ा पीछे चले तो 2022 में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने जो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड है इनके साथ 8 फास्ट पेट्रोल वेसल जो है इनके लिए डील साइन की थी और इस डील की कॉस्ट आपकी कितनी थी? ₹473 करोड़, जिसमें से 2 जो है आपके इन मंथ ऑफ जनवरी आपको जो है लॉन्च किए गए हैं। ओके, अमूल्य और अक्षय नाम के। नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन भी कवर करते हैं गोवा शिपयार्ड लिमिटेड की। तो इसके करंट CMD आपके हैं ब्रजेश कुमार उपाध्याय। हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका इसका गोवा में और स्टैब्लिश कब किया गया था? 1957 में से स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, The Kho-Kho Federation of India recently in January unveiled the trophies and mascots for the first Kho-Kho World Cup जो आपका न्यू दिल्ली में हो रहा है। ओके, सो वेयर इज द Kho-Kho Federation of India हेडक्वार्टर लोकेटेड? तो Kho-Kho फेडरेशन ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है न्यू दिल्ली में। तो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर सी। अब बात कर लेते हैं इस एडिशन की और यहाँ पे आप जो है मैस्कॉट देख सकते हो। नाउ पहला आपका स्टेटमेंट क्या है? पहला पॉइंट है कि जो आपका फर्स्ट एडिशन है, इनॉग्रल एडिशन है खो खो वर्ल्ड कप का, ये 13 से 19 जनवरी तक ये आपका चलेगा। ठीक है, वेन्यू इसका है इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम। नेक्स्ट है, इट इज सपोर्टेड बाय द स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और मैस्कॉट यहाँ पे आपके हैं तेजस एंड तारा। ओके, तेजस एंड तारा आर द मैस्कॉट्स ऑफ दिस खो खो वर्ल्ड कप। ओके, ट्रॉफीज की बात करें तो मेल के लिए यहाँ पे मतलब जो मेंस चैंपियनशिप होंगे उनको ब्लू ट्रॉफी यहाँ पे दी जाएगी और जो फीमेल में आपके चैंपियन बनेंगे, जो आपके विमेन चैंपियन होंगे, उनको ग्रीन ट्रॉफी यहाँ पे दी जाएगी। ब्रांड एम्बेसडर की बात करें तो खो खो वर्ल्ड कप 2025 के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे रिसेंटली सलमान खान एंड टाइगर श्रॉफ। ओके, नाउ खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया की बात करें तो इसके करंट प्रेसिडेंट है सुधांशु मित्तल। इसे 1955 में स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, PM मोदी recently in January inaugurated and laid the foundation stone of several projects in Delhi. Now question is, which of the following option is correct with respect to these projects? तो इनमें से मतलब जो प्रोजेक्ट्स यहाँ पे इनॉग्रेट या फाउंडेशन स्टोन जिनका रखा गया था उससे रिलेटेड कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, आपको बताना है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है, PM नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किया था 13 किलोमीटर स्ट्रेच ऑफ अ दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम बिटवीन गाजियाबाद यूपी एंड न्यू अशोकनगर, जो आपका दिल्ली में लोकेटेड है और इसका आपका कॉस्ट था वर्थ
4600 करोड़ का। एंड ये आपका जो 13 किलोमीटर का स्ट्रेच है, ये पहला नमो भारत कॉरिडोर है आपका दिल्ली का, जो इम्प्रूव करेगा ट्रैवल एक्सपीरियंस बिटवीन योर दिल्ली, मेरठ एंड यूपी। ओके, नेक्स्ट है PM Narendra Modi also inaugurated the 2.8 kilometer Janakpuri Krishna Park stretch of a Delhi Metro Phase 4, a project worth rupees 1200 करोड़। ओके, नेक्स्ट है PM मोदी ने आपका फाउंडेशन स्टोन रखा था 26.5 किलोमीटर रेठाला कुंडली सेक्शन ऑफ अ दिल्ली मेट्रो फेज 4 वैल्यूड एट रुपीज 6230 करोड़। नेक्स्ट आपका स्टेटमेंट है PM मोदी ने फाउंडेशन स्टोन रखा है मॉडर्न कैंपस ऑफ अ सेंट्रल आयुर्वेदा रिसर्च इंस्टीट्यूट दैट इज CARI इन अ रोहिणी न्यू दिल्ली, जिसका बिल्डिंग कॉस्ट आपका है रुपीज 185 करोड़ का। नेक्स्ट पॉइंट है ऑल आर करेक्ट, तो सारे पॉइंट्स आपके करेक्ट है, तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर E। ओके, इसके अलावा आपको नोट करना है जो फर्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम प्रोजेक्ट का, उसी से रिलेटेड ये आपका है कि ये जो टोटल प्रोजेक्ट है इसका आपका जो सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर स्पैन रहेगा ये है 82.15 किलोमीटर का, जो दिल्ली गाजियाबाद और मेरठ को कनेक्ट करेगा, और इसमें आपके जो है 22 स्टेशन कवर होंगे। ओके, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है रिसेंटली इन जनवरी द PM मोदी हाईलाइटेड द पिवोटल रोल ऑफ ONDC ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स इन रेवोल्यूशनाइजिंग द डिजिटल कॉमर्स। नाउ क्वेश्चन हियर इज ONDC आपका लॉन्च कब हुआ था, कौन से ईयर में से लॉन्च किया गया था, तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर D दैट इज 2022 में इसको जो है लॉन्च किया गया था। एंड इसकी नोडल मिनिस्ट्री आपकी है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड अंडर योर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। ओके, 2022 में से लॉन्च किया गया था एज अ नॉन प्रॉफिट सेक्शन 8 कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे जो इसके फाउंडिंग मेंबर हैं वो कौन से थे, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन जगसीशा एंड प्रोटीन ई गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी के सुरेश सेठी। ओके, नाउ ONDC के MD and CEO कौन है, इनका नाम है T कोशी। करेंटली MD and CEO ONDC के आपके हैं T कोशी। ओके, नाउ फर्दर यहाँ पे आप देख सकते हो कौन कौन से इंस्टीट्यूशन जो है ये आपके ONDC के इन्वेस्टेड है या इन्होंने यहाँ पे इन्वेस्ट किया हुआ है। ठीक है, जैसे BSE इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड, NSE इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, नाबार्ड हो गया आपका, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, देन आपका CSC ई गवर्नेंस सर्विसेज, यूको बैंक, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, पंजाब नेशनल बैंक, NSDL, बैंक ऑफ इंडिया, IDFC बैंक, SIDBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI, RBL बैंक, इंडसइंड बैंक, कैनेडा फेडरल यूनियन, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक, IDBI, इंडियन ओवरसीज, ये सारे इसके जो है आपके इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स हैं। ओके, यहाँ पे आप जो है पूरे इंस्टीट्यूशंस देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच मिनिस्ट्री पब्लिश द लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट दैट इज लीड्स 2024 रिपोर्ट। तो इनमें से कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने रिसेंटली रिलीज की है लीड्स रिपोर्ट को, लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स रिपोर्ट को कौन सी मिनिस्ट्री द्वारा रिलीज किया गया है, तो इट इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। बेसिकली जो इस मिनिस्ट्री के मिनिस्टर हैं आपके, उन्होंने पीयूष गोयल ने इसे लॉन्च किया था। ठीक है, और कौन सा एडिशन है ये इस रिपोर्ट का, इट इज द 6th एडिशन जो न्यू दिल्ली में आपका रिलीज किया गया था। ओके, लीड्स 2024 की बात करें तो ये जो रिपोर्ट है ये बेसिकली इवैल्यूएट करती है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस 4 पिलर में, इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्विसेज, ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल लॉजिस्टिक में। ये 4 पिलर होते हैं जिसके बेसिस पे रिपोर्ट तैयार की जाती है आपके स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी की। ओके, अब यहाँ पे देख लेते हैं कैटेगरी वाइज परफॉर्मेंस कैटेगरीज यहाँ पे डिफाइन की गई हैं। 3 कैटेगरीज आपकी होती हैं, एक होता है अचीवर जो सबसे अच्छा परफॉर्म करता है, फास्ट मूवर्स जिसमें डेवलपमेंट अच्छी दिखने को मिलती है, एंड लास्ट आपका होता है एस्पायर्स। ठीक है, तो 3 कैटेगरी है। अचीवर्स स्टेट्स हैविंग एक्सेप्शनल लॉजिस्टिक सिस्टम इंक्लूडिंग आइडल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रांसपेरेंट रेगुलेटरी प्रोसेस, और इसका जो स्कोर रहता है ये आपका 90% या उससे ज़्यादा रहता है। ओके, फास्ट मूवर्स होते हैं स्टेट्स जिनका जो प्रोसेस है, स्टेट्स इन अ प्रोसेस ऑफ बिकमिंग अचीवर थ्रू द प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स, लेजिस्लेटिव इनिशिएटिव्स एंड न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, और इसका स्कोर आपका 80% और 90% के बीच में रहता है। एस्पायर आते हैं जिसका स्कोर आपका बिलो 80 रहता है, एंड दीज आर द स्टेट्स दैट हैव अडॉप्टेड नेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस इंप्रूव करने के लिए देयर कॉन्ट्रीब्यूशन इन द लॉजिस्टिक सेक्टर। ठीक है, तो बेसिकली अपने लॉजिस्टिक सेक्टर को कैसे इंप्रूव करना है वो यहाँ पे बताया जाता है, और कौन कौन सी जगह इंप्रूव हो रहा है
ठीक है, क्या परफॉर्मेंस है, उसके बेसिस पे ये आपका जो है रिपोर्ट तैयार की जाती है। ओके, नाउ अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो 4 आपके फर्दर कैटेगरीज होती हैं जिनको स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को बांटा जाता है जिनके हिसाब से। पहला है कोस्टल ग्रुप। ठीक है, कोस्टल ग्रुप में भी आपकी 3 कैटेगरीज जो परफॉर्मेंस कैटेगरीज थी वो देखेंगे। जैसे अचीवर्स में आपका आ जाता है कोस्टल ग्रुप में गुजरात, कर्नाटका, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु। ओके, फास्ट मूवर्स में रखा गया है आंध्र प्रदेश और गोवा को। एस्पायर में रखा गया है केरला एंड वेस्ट बंगाल को। फाइन। लैंडलॉक्ड ग्रुप मतलब लैंडलॉक्ड स्टेट या यूनियन टेरिटरी की अगर बात करें तो अचीवर्स की लिस्ट में रखा गया है हरियाणा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड को। फास्ट मूवर्स में रखा गया है बिहार, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब एंड राजस्थान को। एस्पायर में आ जाता है आपका छत्तीसगढ़ एंड झारखंड। फाइन। नेक्स्ट बात करेंगे नॉर्थ ईस्टर्न ग्रुप की। तो इसमें अचीवर आपका था, सबसे अच्छा परफॉर्म किया है असम और अरुणाचल प्रदेश ने। फास्ट मूवर्स में आपके थे जिनमें डेवलपमेंट देखा गया है अच्छा, इट इज योर मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा। एंड लास्ट आपका आ जाता है एस्पायर, इट इज इसमें आपका मणिपुर को इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं यूनियन टेरिटरीज की। तो अचीवर्स कैटेगरी में रखा गया है चंडीगढ़ और दिल्ली को। फास्ट मूवर्स में दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, जम्मू एंड कश्मीर, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, इनको यहाँ पे रखा गया है फास्ट मूवर्स की कैटेगरी में। नेक्स्ट आता है एस्पायर, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और लद्दाख को इस कैटेगरी में रखा गया है। फाइन। इसके अलावा नोट करना है कि इस जो इवेंट यहाँ पे हुआ था जिसमें रिपोर्ट रिलीज की गई थी, इस इवेंट में लीप्स 2024 अवार्ड भी आपके रिलीज किए गए थे। इसमें भी आपकी 5 कैटेगरी हैं। पहली कैटेगरी है कोर लॉजिस्टिक प्लेयर, जिसमें 7 आपके जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको रखा गया है। एयर फ्राइट सर्विस प्रोवाइडर, रोड फ्राइट सर्विस प्रोवाइडर, मैरीटाइम फ्राइट सर्विस प्रोवाइडर, रेल, देन मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर, वेयर हाउसेस सर्विस प्रोवाइडर, वेयर हाउसेस सर्विस प्रोवाइडर इन एग्रीकल्चर, एंड पहला वाला आपका था इंडस्ट्रियल एंड कंज्यूमेबल। ठीक है, नेक्स्ट कैटेगरी आती है एमएसएमई की। इसमें रखा गया है लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर को अवार्ड दिया गया है। देन स्टार्टअप कैटेगरी में लॉजिस्टिक टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर एंड लॉजिस्टिक ऑपरेशन सर्विस प्रोवाइडर को अवार्ड दिया गया है। देन इंस्टीट्यूशन कैटेगरी में एजुकेशन इंस्टीट्यूट प्रमोटिंग लॉजिस्टिक सेक्टर, इनको यहाँ पे रखा गया है। देन स्पेशल कैटेगरी में लॉजिस्टिक सर्विस डिलीवरी फॉर ई कॉमर्स ऑपरेशन, एंड नेक्स्ट आ जाता है आपका मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स सर्विस प्रोवाइडर, जिसमें 3PL सर्विस प्रोवाइडर हैं, कस्टम, ब्रोकर और एजेंट, फ्राइटेड फॉरवर्डर हैं। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इन जनवरी 2025 द EPFO हैज लॉन्च सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम अंडर द एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 1995 इन और इट्स रीजन, इन विच ईयर द EPFO वाज एस्टैब्लिश्ड। तो इन मंथ ऑफ जनवरी EPFO ने जो है जो सेंट्रलाइज पेंशन पेमेंट सिस्टम है इसको अपने सारे रीजनल ऑफिसेस में लागू कर दिया है। और क्वेश्चन यहाँ पे आपका स्टैटिक बनाया गया है कि कौन से ईयर में EPFO जो है एस्टैब्लिश किया गया था। तो आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 1952 में। तो करंट न्यूज़ क्या थी कि इन्होंने जो है रीजनल ऑफिसेस में सेंट्रलाइज पेंशन पेमेंट सिस्टम को लागू कर दिया है। और इससे रिलेटेड स्टैटिक क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में बन जाता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाया है आपके लिए। ठीक है, हेडक्वार्टर भी पूछा जा सकता है। ओके, नाउ अब जो ये आपका सेंट्रलाइज पेंशन पेमेंट सिस्टम है, इसका काम क्या है, ये बेसिकली हेल्प करेगा बेनिफिशरीज को कि वो किसी भी बैंक से अपना जो है पेंशन विड्रॉ करवा सकते हैं और उनको फिजिकली बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, नाउ अब यहाँ पे सारे रीजनल बैंक्स में रीजनल ऑफिसेज में ये जो सिस्टम लॉन्च किया गया है, इसे लॉन्च करने से पहले 2 यहाँ पे टेस्ट किए गए थे। पहला टेस्ट आपका अक्टूबर के मंथ में हुआ था इन 2024। कहाँ पे ये हुआ था, कौन से ऑफिसेस में हुआ था, करनाल, जम्मू एंड श्रीनगर ऑफिसेस में ये आपके हुआ था EPFO के। और यहाँ पे 11 करोड़ की जो पेंशन है वो डिस्पर्स की गई थी। ओके, नाउ जो सेकंड टेस्ट था वो नवंबर के मंथ में किया गया था 24 रीजनल ऑफिसेस में, और इसमें 213 करोड़ की पेंशन जो है वो आपकी डिस्पर्स की गई थी। ओके, नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन भी कवर कर लेते हैं। EPFO के सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर कौन है, इनका नाम है रमेश कृष्णमूर्ति एंड हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड आपका न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है पीएम नरेंद्र मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर द रयागड़ा रेलवे रिविजन बिल्डिंग अंडर द ईस्ट कोस्ट रेलवे ओडिशा वैल्यूड एट रुपीज डैश। तो रिसेंटली पीएम मोदी जी ने फाउंडेशन स्टोन रखा है रयागड़ा रेलवे डिविजन बिल्डिंग का अंडर ईस्ट कोस्ट रेलवे, जो आपका उड़ीसा में लोकेटेड है। तो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, इट इज योर 107 करोड़।
ठीक है, ₹107 करोड़ का ये आपका प्रोजेक्ट है। इसी के साथ पीएम मोदी जी ने इनॉग्रेट किया था एक और प्रोजेक्ट। दिस इज योर चर्लपल्ली न्यू टर्मिनल स्टेशन इन मेडचाल मल्काजगिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेलंगाना, और इसका टोटल कॉस्ट आपका है 413 करोड़ रुपीस का। ठीक है, इसके अलावा पीएम मोदी जी ने इनॉग्रेट किया था न्यू जम्मू रेलवे डिवीजन, जिसकी टोटल लेंथ आपकी है 742.1 किलोमीटर की, और इसमें आपके 4 प्रोजेक्ट्स इंक्लूडेड हैं, जैसे पठानकोट जम्मू उधमपुर श्रीनगर बारामूला सेक्शन 423 रूट है, ये 423 किलोमीटर्स का रूट है। देन भोगपुर सिरवाल पठानकोट सेक्शन, ये आपका 87.21 किलोमीटर का रूट है। बटाला टू एक्सक्लूडिंग पठानकोट सेक्शन 68.17 किलोमीटर्स का ये रूट है। देन पठानकोट जोगिंदर नगर नैरो गेज सेक्शन 163.72 किलोमीटर्स का ये रूट है। ये सब इसमें इस प्रोजेक्ट्स में इंक्लूडेड है जम्मू रेलवे डिवीजन वाले में। ओके, अब बात करें यहाँ पे जो उधमपुर श्रीनगर बारामूला सेक्शन है, इसके अंदर कंस्ट्रक्शन होना है आपका 38 टनल्स का, जिसकी लेंथ आपकी 119 किलोमीटर्स रहेगी, और इसमें इंडिया की जो लॉन्गेस्ट ट्रांसपोर्टेशन टनल है वो भी आपके रहेंगे। ठीक है, वो भी इसमें इंक्लूड किए गए हैं। ओके, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, जिसका नाम है यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस 2023-2024 ऑन स्कूल एजुकेशन इन इंडिया। तो आपको बताना है इस रिपोर्ट के जो पॉइंट्स मैंने यहाँ पे आपको मेंशन किए हैं, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, जो स्कूल एनरोलमेंट आपकी हुई है, बेसिकली स्टूडेंट जिन्होंने एनरोल किया है स्कूल्स में, ये देखा गया है 2022-23 से अगर हम करें 2023-24 को कंपेयर, तो यहाँ पे हमें जो है यहाँ पे कमी देखने को मिली है। यहाँ पे हमें डिक्रीज देखने को मिला है 25.17 करोड़ का, ये आपका था 2022-23 में। अब ये कितना हो गया है, इट इज 24.8 करोड़। तो एनरोलमेंट जो है स्टूडेंट्स की इंडिया के स्कूल्स में ये कम हो गई है। दूसरा पॉइंट आपका बोल रहा है टोटल नंबर ऑफ बॉयज जो एनरोल किए हैं स्कूल्स में, ये भी आपके कम हुए हैं। ठीक है, कितना कम हुआ है, ये 12.87 करोड़ हो गया है 2023-24 में, जो पहले 13.53 करोड़ हुआ करता था। तो 4.87% का यहाँ पे डिक्रीज देखने को मिला है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स की अगर बात करें तो गर्ल्स कितनी एनरोल हुई हैं, ये भी मतलब गर्ल्स का एनरोलमेंट भी यहाँ पे कम हुआ है, 4.48% से ये कम हुआ है। एंड 2023-24 में ये आपका 11.93 करोड़ रह गया है, पहले ये 12.49 करोड़ था 2018-19 में। ओके, नेक्स्ट बात करें अगर असम, नेक्स्ट आपका पॉइंट क्या बोल रहा है, असम विटनेस द हाईएस्ट ड्रॉप इन एनरोलमेंट, सबसे ज़्यादा जो ड्रॉप देखा गया है, सबसे ज़्यादा जो एनरोलमेंट कम हमने देखी है वो असम में देखी है, विच इज़ ओवर 2.49 करोड़ स्टूडेंट 2018-19 से ये कंपेयर किया जा रहा है 2023-24 के डेटा को। एंड ये भी कितना हो गया 2.13 आपका यहाँ पे करोड़ स्टूडेंट जो हैं ये इन्होंने एनरोल किया है। ठीक है, नेक्स्ट है वेस्ट बंगाल हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्कूल्स विद अ जीरो एनरोलमेंट, जहाँ पे एक भी एनरोलमेंट नहीं हुआ है। वेस्ट बंगाल ऐसा आपका जो है मतलब ऐसा राज्य है जिसमें हमने देखा है कि बिल्कुल जीरो एनरोलमेंट यहाँ पे हुआ है आपका, मतलब ज़्यादातर स्कूल्स में जीरो एनरोलमेंट हमें देखने को मिला है। ठीक है, विच इज़ फॉलोड बाय राजस्थान एंड तेलंगाना। तो कौन सा स्टेटमेंट आपका यहाँ पे जो है आपका इनकरेक्ट है, इट इज़ योर ऑप्शन नंबर डी, दैट इज सबसे ज़्यादा जो हमने हाईएस्ट ड्रॉप देखा है एनरोलमेंट में, कि एनरोलमेंट सबसे ज़्यादा कम कहाँ पे हुए हैं, तो बिहार में हुए हैं। बिहार इज़ दी राइट आंसर। एंड बिहार के बाद कौन सा स्टेट आता है जिसमें सबसे ज़्यादा एनरोलमेंट कम हुई है, तो इट इज़ उत्तर प्रदेश एंड महाराष्ट्र। ये आपके टॉप 3 स्टेट्स हैं। बिहार फर्स्ट, सबसे ज़्यादा जो ड्रॉप हमें देखने को मिल रहा है एनरोलमेंट में उसकी बात की जा रही है, तो पहला बिहार हो गया, दूसरा आपका उत्तर प्रदेश हो गया, और तीसरा हो गया आपका महाराष्ट्र। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कुछ और की पॉइंट्स की, जैसे एनरोलमेंट इन अ सिंगल टीचर स्कूल, ये भी आपको जो है कम देखने को मिला है, ये भी डिक्रीज हुआ है। कितना हो गया है, ये 39.94 लाख हो गया है, अर्लियर इट वाज 47.43 लाख। ओके, नेक्स्ट है द नंबर ऑफ सिंगल टीचर स्कूल इन अ कंट्री हैज डिक्रीज्ड बाय 7,219, जो आपका 1,18,190 हुआ करता था, अभी वो रह गया है 1,10,971। ठीक है,
नेक्स्ट है कि हाईएस्ट नंबर ऑफ स्कूल्स विद अ सिंगल टीचर, ये आपका है मध्य प्रदेश में, फॉलोड बाय आंध्र प्रदेश। माइनॉरिटीज जो आपके जहाँ पे एनरोलमेंट हमें देखने को मिला है, माइनॉरिटीज अकाउंटेड फॉर अराउंड 20% ऑफ द टोटल एनरोलमेंट इन 2023-2024। सबसे ज़्यादा एनरोलमेंट हमें देखने को मिली है 79.6% की मुस्लिम्स माइनॉरिटी से, फॉलोड बाय योर क्रिश्चियनिटी 10%, 6.9%, बुद्धिस्ट 2.2% एंड जैन्स आपके हैं 1.3% और पारसीज हैं 0.1%। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द मिनिस्ट्री दैट हैज रिसेंटली लॉन्च द ई स्टूडेंट वीजा एंड ई स्टूडेंट एक्स वीजा फॉर द फॉरेन स्टूडेंट। तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा इस वीज़ा को, ई स्टूडेंट वीज़ा को और ई स्टूडेंट एक्स वीज़ा को लॉन्च किया गया है फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए। बेसिकली फॉरेन स्टूडेंट जो इंडिया के इंस्टीट्यूशन से पढ़ना चाहते हैं, जो है ग्रेजुएशन यहाँ पे करना चाहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, उनके लिए ये बेसिकली लॉन्च किया गया है। एंड ई स्टूडेंट एक्स वीज़ा उनके जो डिपेंडेंट्स हैं उनके लिए लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो बात करते हैं ई स्टूडेंट वीज़ा की। तो फॉरेन नेशनल एलिजिबिलिटी क्या है कि बंदा आपका फॉरेन नेशनल होना चाहिए। ठीक है, और सबसे पहले उन्हें रजिस्टर करना होगा स्टडी इन इंडिया पोर्टल के थ्रू। ठीक है, ये पोर्टल आपके इंस्टीट्यूशन से कनेक्टेड है, जो भी आपके फॉरेन स्टूडेंट्स को पढ़ाई करवाते हैं उनसे ये कनेक्टेड है। और जब तक ये पोर्टल रिप्लाई नहीं करेगा, मतलब कि वंस दे हैव रिसीव द एडमिशन, ये आपको बेसिकली रिप्लाई करेगा, फॉरेन स्टूडेंट को ये रिप्लाई करेगा रिगार्डिंग द एडमिशन ऑफर, उसके बाद ही ये जो है वीज़ा के लिए अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली एक तरह से कंफर्मेशन यहाँ पे हो जाएगा कि हाँ भाई जो हमारी जो जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सच में ही उस यूनिवर्सिटी से उसने कांटेक्ट किया है और वो सच में वहाँ पे पढ़ना चाहता है। ठीक है, उसने एडमिशन लिया है। ये चीज़ कंफर्मेशन होने के बाद जो स्टडी इन इंडिया पोर्टल है वो इनको रिप्लाई करेंगे और रिप्लाई करने के बाद ही ये अप्लाई कर पाएंगे वीज़ा के लिए। ठीक है, ठीक है, इट इज़ योर ई स्टूडेंट वीज़ा कि भाई इनको पढ़ने के लिए वीज़ा मिलेगा यहाँ पे। ओके, तो एलिजिबिलिटी क्या है कि फॉरेन नेशनल होना चाहिए, ये एनरोल करने चाहिए अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट या फिर आपका डॉक्टर ऑफ फिलोसफी में। ठीक है, या फिर कोई भी अदर फॉर्मल प्रोग्राम है तो उसमें ये एनरोल किए होने चाहिए। क्लियर है। ड्यूरेशन क्या है, वैसे तो यहाँ पे अप टू 5 ईयर बोला है, पर ये डिपेंड करेगा आपका कोर्स में कि कोर्स की ड्यूरेशन अगर 5 साल से ज़्यादा होगी तो ये डिपेंड करेगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन कहाँ करना होगा इन्हें, HTTP इंडियन वीज़ा online.gov.in में इनको जो है अप्लाई करना होगा ई स्टूडेंट वीज़ा के लिए। ठीक है, बात करें ई स्टूडेंट एक्स वीज़ा की, तो ये आपका बेसिकली है जो डिपेंडेंट होंगे आपके ई स्टूडेंट वीज़ा होल्डर्स के, उनके लिए। ओके, नाउ इसके अलावा नोट करना है फॉरेन स्टूडेंट जो अप्लाई करेंगे आपके स्टडी इन इंडिया पोर्टल के लिए, इस प्रोग्राम के लिए, उनको यहाँ पे एक तरह से स्कॉलरशिप भी दी जाएगी। ठीक है, ऐसे बच्चे जो बेसिकली आपका टॉप करेंगे प्रगति सेकेंड एग्जाम में, उनको यहाँ पे फ्री स्कॉलरशिप भी दी जाएगी और ये कितनी होगी, $3,200 की, ये भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, द यूनियन मिनिस्टर, जो यूनियन मिनिस्टर है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के, राजीव रंजन सिंह ने लॉन्च किया है इंडिया का फर्स्ट ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर। कौन सी आपकी योजना के तहत, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत। किस स्टेट में लॉन्च किया गया है ये आपको बताना है, ड्यूरिंग द नॉर्थ ईस्ट रीजन स्टेट मीट 2025 जो गुवाहाटी असम में हुई थी। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, जो इंडिया का पहला ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर है ये आपका जो है इनॉग्रेट जो आपका है लॉन्च किया गया है आपका सिक्किम स्टेट में। ठीक है, आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर बी, और सिक्किम के जो सोरोंग डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे इसे इनॉग्रेट किया गया है, बूस्ट करने के लिए इनकम फार्मर्स की और प्रमोट करने के लिए सस्टेनेबल एक्वाकल्चर को। ठीक है, और इस प्रोजेक्ट में नाबार्ड इनका साथ दे रहा है इन डेवलपिंग फिशरीज एंड एक्वाकल्चर ऑर्गेनिक क्लस्टर्स इन द स्टेट ऑफ सिक्किम। ओके, एंड नाबार्ड इसी के साथ फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंट तो प्रोवाइड करेगा, साथ में ही यहाँ पे ये क्रिएट करेगा, फॉर्म करेगा FPOs को इन दी सिक्किम। ओके, साथ में ही नोट करना है कि आपका जो ये आपका इवेंट हुआ था, ठीक है, कौन सा इवेंट, नॉर्थ ईस्ट रीजन स्टेट मीट जो हुआ था, इस मीटिंग के दौरान यहाँ पे 5 की प्रोजेक्ट्स जो हैं उनको कुछ को इनॉग्रेट किया गया है, कुछ का फाउंडेशन स्टोन यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, और 50 करोड़ के ये आपके जो है प्रोजेक्ट्स हैं अंडर दी योर मत्स्य संपदा योजना, राइट। तो इस स्कीम के तहत 50 करोड़ के प्रोजेक्ट यहाँ पे जो है आपके फाउंडेशन स्टोन रखा गया था, कुछ को इनॉग्रेट किया गया था।
और ये आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं ये ये आपका अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम को छोड़ के बाकी जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है वहाँ पे आपके इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं। ठीक है, जैसे असम हो गया, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, देन मेघालय। तो असम में 12 प्रोजेक्ट आपके हैं, मणिपुर में 7 हैं, ऐसे ही यहाँ पे मेंशन किए गए हैं आपके प्रोजेक्ट्स। ओके, एंड जो ये आपके प्रोजेक्ट हमने बात की 50 करोड़ के प्रोजेक्ट की, तो इसमें से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कितना फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी? 38.63 करोड़ का। ओके, नाउ असम की अगर बात करें तो असम में इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क जो है वो स्टैब्लिश किया जाएगा, जिसकी कैपेसिटी होगी 150 टन्स ऑफ फिश ये एनुअली प्रोड्यूस करेगा। ओके, नेक्स्ट है लार्ज फिश फीड प्लांट जो है ये आपका सेटअप किया जाएगा कामरूप डिस्ट्रिक्ट जो आपका है असम का, वहाँ पे। ओके, मणिपुर की बात करें तो यहाँ पे आइस प्लांट एंड कोल्ड स्टोरेज यूनिट जो है वो लगाई जाएंगी, वो स्टैब्लिश की जाएंगी, ताकि जो मछलियाँ हैं बेसिकली उनको प्रिजर्व किया जा सके। ओके, नेक्स्ट है मेघालय। मेघालय में आपका जो प्रोजेक्ट सेटअप किया जाएगा, इसका मेन एम रहेगा आपका प्रमोट करना रिक्रिएशनल फिशरीज को इन दी ईस्ट खासी हिल्स डिस्ट्रिक्ट ऑफ योर मेघालय। ओके, नागालैंड की बात करें तो यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया जाएगा फ्रेश वाटर फिनफिश हैचरीज को। देन त्रिपुरा में ऑर्नामेंटल फिश रियरिंग यूनिट और फिनफिश हैचरी जो है ये सेटअप की जाएगी। सिक्किम की बात करें तो यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया जाएगा फिश कियोस्क गैंगटॉक में एंड जो अदर आपके टाउन्स हैं सिक्किम में वहाँ पे। इसी के साथ यहाँ पे डेवलप किया जाएगा ऑर्नामेंटल फिश रियरिंग यूनिट्स, और ये सारे प्रोजेक्ट्स आपके इस तरह से रहेंगे। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया साइन एन एमओयू विद विच ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनहांस्ड कॉर्पोरेशन इन अ कॉम्बैक्टिंग मनी लॉन्ड्रिंग एंड एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ एमओयू साइन किया है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया ने? किस चीज़ के लिए? कॉम्बैक्ट करने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग एंड एंटी मनी लॉन्ड्रिंग को। तो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा इट इज़ योर IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ ये एमओयू साइन किया गया है, ताकि ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन कर सके और इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज कर सके। ठीक है, नाउ सिग्नेटरीज की बात करें तो विवेक अग्रवाल जो डायरेक्टर हैं आपके फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया के, एंड सत्यजीत त्रिपाठी जो मेंबर हैं आपके IRDAI के, इनके बीच में ये अग्रीमेंट साइन हुआ था। नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन भी कवर कर लेते हैं। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट जो है आपका, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। डायरेक्टर कौन है? विवेक अग्रवाल, और स्टैब्लिश किया गया था 2004 में। IRDAI की बात करें तो इसके चेयरपर्सन आपके हैं देवशीष पांडा, हेडक्वार्टर लोकेटेड है हैदराबाद तेलंगाना में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है रिसेंटली इन जनवरी द CSIR नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी सेलिब्रेटेड इट्स 79th फाउंडेशन डे इन न्यू दिल्ली, दिल्ली। ड्यूरिंग दिस इवेंट CSIR NPL has signed an MOU with CSIR Central Institute of Medicinal and Aromatic Plants for producing भारतीय निर्देशक द्रव्य certified reference material in plant-based material along with which institution? तो यहाँ पे CSIR ने एक इंस्टीट्यूशन के साथ और एक आपकी CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स के साथ जो है MOU साइन किया है, और आपको बताना है ये इंस्टीट्यूशन कौन सा है। इट इज़ योर IIT मद्रास। ठीक है, कौन सा इंस्टीट्यूशन है? IIT मद्रास। इस MOU में IIT मद्रास के साथ भी ये MOU साइन किया गया था। ठीक है, अब जो ये इवेंट हुआ था 79th फाउंडेशन डे का, इसमें CSIR NPL ने 2 नए आपके भारतीय निर्देशक द्रव्य जो हैं वो लॉन्च किए थे। एक आपका है लेथेनम हेक्साबोराइड पाउडर 2025, दूसरा आपका है वाइट पोर्टलैंड सीमेंट स्टैंडर्ड BND 5064। ठीक है, इन दोनों को यहाँ पे लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है नेम द कंट्री दैट हैज बिकम द 10th फुल मेंबर ऑफ ब्रिक्स। तो ब्रिक्स का 10वां मेंबर कौन बना है फुल मेंबर? इट इज योर इंडोनेशिया। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 2025 में ये पहला देश बना है ब्रिक्स को ज्वाइन करने वाला। अब ब्रिक्स की अगर बात करें तो जो ब्रिक्स है इसके अभी 10 मेंबर्स हो गए हैं, और इसे 2006 में स्टैब्लिश किया गया था। इनिशियल मेंबर्स की बात करें तो ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना इसके मेंबर थे। फिर आपका साउथ अफ्रीका जो है 2010 में इसका मेंबर बना। इसके बाद ये ब्रिक्स से ब्रिक्स हो गया था। ओके, देन 2024 में इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, UAE इसमें ऐड हुए थे, एंड 2025 में कौन ऐड हो गया है? इंडोनेशिया इसमें ऐड हो गया है। और इसी के साथ एक क्वेश्चन आपका जो बन सकता है कि जो 17th ब्रिक्स समिट होगी वो कहाँ पे होगी, वो कौन होस्ट करेगा? तो ब्राज़ील इसे होस्ट करेगा, और ये आपके रियो डी जेनेरियो में होगी जुलाई 2025 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द RBI हैज मेंटेन्ड द इंटरेस्ट रेट ऑन floating rate serving bond that is FRSBs at -% from 1st January 2025 till the 30th June 2025। तो रिसेंटली RBI ने नोटिफाई किया है कि ये मेंटेन कर रहे हैं इंटरेस्ट रेट फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड्स में कितना 8.05% का। तो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है द CCI द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ग्रांटेड ऑटोमेटिक अप्रूवल टू द मुरगप्पा फैमिली एफिलेटेड मैवको इन्वेस्टमेंट्स एंड एवेन्यू कैपिटल ग्रुप to acquire -% stake in a Germany based HMM होल्डिंग। तो बेसिकली जो आपकी जर्मनी बेस्ड कंपनी है इसका ये 100% स्टेक जो है एक्वायर करेंगे। तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर बी। और ये अप्रूवल दिया है CCI ने। जो MHM होल्डिंग है ये पेरेंट कंपनी है आपकी ह्यूबर ग्रुप की। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ लॉ प्रोफेसर एंड अ रिफॉर्मिस्ट कोस्टस स्मिथ्स recently passed away. He served as a PM of which country from 1996 to 2004? तो उन्होंने 1996 से 2004 के बीच में सर्व किया है the Prime Minister of Greece. Okay, answer here is option number A. नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च अ स्कीम जिसका नाम है शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा स्कीम विद अ बजट ऑफ ₹156 करोड़ टू सपोर्ट ट्राइबल स्टूडेंट। तो बेसिकली जो उड़ीसा की गवर्नमेंट है उन्होंने इस स्कीम को लॉन्च किया है। और इस स्कीम को लॉन्च करने के पीछे एक मोटिव है। क्या मोटिव है कि जो बच्चे हैं जो स्टूडेंट्स हैं वो स्कूल से ड्रॉप आउट ना करें। ठीक है, तो इस अब ड्रॉप आउट ना करें इस वजह से इनको इस स्कीम के थ्रू कुछ अमाउंट पे किया जा रहा है और ये अमाउंट है आपका 5000 पर ईयर। ठीक है, ऐसे बच्चे जिन्होंने क्लास 8 पास की है और उन्हें ज्वाइन करना है क्लास 9 और उन्हें या फिर ज्वाइन करना है क्लास 10 और 11। ठीक है, तो ये आपके एलिजिबल हैं ऐसे स्टूडेंट जो एनरोल करना चाहते हैं 9, 10 और 11 में। ये एलिजिबल हैं इस बेनिफिट के लिए जिनको 5000 का अमाउंट पर ईयर दिया जाएगा इनको एनकरेज करने के लिए और इनका इंटरेस्ट बनाने के लिए एजुकेशन में। ठीक है, तो ये स्कीम लाई गई है जिसका नाम शहीद माधो सिंह के नाम पे रखा गया है जो फ्रीडम फाइटर हैं आपके ओडिशा के। ओके, इम्प्लीमेंटेड ईयर जो आपका रहेगा वो रहेगा 2024-25 और ये इसमें एलिजिबल कौन कौन स्टूडेंट हैं? ऐसे स्टूडेंट, ऐसे स्केड्यूल ट्राइब स्टूडेंट जिनकी फैमिली इनकम जो है वो आपके 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं है। ओके, अब जो ये स्कीम है ये लॉन्च की गई थी एक इवेंट में विच वॉज इनॉग्रेटेड बाय दी CM ऑफ ओडिशा मोहन चरण मांझी जी और ये इवेंट था आदिवासी मेला 2025 और इस इवेंट के दौरान 9 ट्राइबल टैलेंट्स एंड 10 ट्राइबल फार्मर्स को यहाँ पे ऑनर भी दिया गया था। साथ में ही रिलीज किया गया था स्पेशल एडिशन ऑफ अ जर्नल बांजा 2025 का विच इज पब्लिश्ड बाय दी ट्राइबल लैंग्वेज एंड कल्चरल अकेडमी ऑफ ओडिशा। Now next आपको क्वेश्चन है नेम द स्टेट दैट हैज डिसाइडेड टू सेलिब्रेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ अ सावित्रीबाई फुले एज अ स्टेट फंक्शन ऑन अ 3rd January एज अ वुमेन्स टीचर्स डे एवरी ईयर। तो इनमें से कौन सा आपका स्टेट है जिसने डिसाइड किया है कि हर साल 3rd January को जिस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है सावित्रीबाई फुले जी की उस दिन हम मनाएंगे वुमेन टीचर्स डे। तो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर डी दैट इज तेलंगाना गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है। और इस मतलब इस डिसीजन के पीछे मेन एम क्या है कि ये ट्रिब्यूट पे करना चाहते हैं जो हमारी सावित्रीबाई फुले जी हैं उनको फॉर द वुमेन्स एजुकेशन। इन्होंने वुमेन एजुकेशन के लिए काफ़ी जो है काम किया है। ये एक सोशल वर्कर थी और टीचर भी थी जिन्होंने एक इंडिया में पहला स्कूल खोला था गर्ल्स के लिए 1848 में और कहाँ पे खोला गया था? पुणे महाराष्ट्र में खोला गया था। ठीक है, एंड साथ में ही शी बिकेम द इंडियाज फर्स्ट वुमेन टीचर एंड फर्स्ट इंडियन हेड मिस्ट्रेस। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज रिसेंटली इन जैन साइंड एन MOU विद अ इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड टू कोलैबोरेट ऑन अ डेवलपमेंट ऑफ अ क्रिटिकल मिनरल्स। तो रिसेंटली कोल इंडिया लिमिटेड और जो आपकी इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड है इन दोनों के बीच में कोलैबोरेशन हुआ है, एक MOU साइन हुआ है किस चीज़ के लिए कोलैबोरेट करने के लिए? डेवलपमेंट ऑफ अ क्रिटिकल मिनरल्स। तो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर बी दैट इज कोल इंडिया लिमिटेड। ठीक है, ये जो पार्टनरशिप है इसका मेन एम है बूस्ट करना इंडिया की एबिलिटी किस चीज़ में? फॉर माइन, फॉर एक्सट्रैक्ट, रिफाइन एंड सोर्स क्रिटिकल मिनरल्स जैसे आपका मिनरल सैंड हो गया, रेयर अर्थ एलिमेंट्स होंगे। ठीक है,
आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कोई सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।